बताओ क्या नाम लगाया मैंने इसका? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मूल्यह्रास, मूल्य में कमी, मूल्यह्रास, मूल्य में कमी। किसके मूल्य में कमी? कौन किस में कमी? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की किस में कमी? मूल्य में कमी। अरे फिक्स्ड एसेट की किस में कमी? मूल्य में कमी। फिक्स्ड एसेट की किस में कमी? मूल्य में कमी। अरे क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों में बता दूं, जो कल आपको नोट्स बताए गए हैं उनकी प्रॉब्लम लेंगे अपन। आप लोग दिए गए एप्लीकेशन पर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाएं और उनकी डाउट्स कल सॉल्व करेंगे। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट जो लाइव देख रहे हैं उनको सूचना दे रहा हूं मैं, कल की क्लास में दिए गए क्वेश्चंस जो भी एप्लीकेशन पर दिए हुए हैं उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। और कल और कुछ नए क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे जो पी एंड एल एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट से रिलेटेड होंगे। आप उनकी भी प्रैक्टिस शनिवार रविवार इनको करना धाप धाप के। 300-400 सवाल है, फिर उनकी भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब सुनिए, स्थायी संपत्ति का एएस नंबर कौन सा है? 10। डेप्रीशिएशन का एएस कौन सा है? 10। पहले कौन सा था? 6। अब कौन सा है? 10। 6 हट चुका। पहले क्या था, अब क्या है? तो स्थायी संपत्ति का भी कौन सा है और डेप्रीशिएशन का भी कौन सा है? दोनों का क्या है? डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? किसमें कमी? मूल्य में। क्यों होती है ये कमी? शाबाश। जब स्थायी संपत्ति को प्रयोग में लेते हैं तो उसमें टूट फूट और छीजत होती है, वियर एंड टीयर। दूसरा कारण, वेरी गुड, समय बीतने के कारण, इफ्लक्स ऑफ टाइम। तीसरा ऑब्सोलेंस, अप्रचलन। क्या बोला मैंने? टेक्नोलॉजी चेंज होने पर भी चीजें क्या हो जाती है? वैल्यू कम हो जाती है। कितने कारण? पहला कारण क्या? उपयोग में, यूज लेने के कारण वियर एंड टीयर। दूसरा कारण इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण। और तीसरा कारण क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज के कारण। मूल्य में क्या आती है? इसे ही हम क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। ये बताइए बच्चों, मूल्यह्रास कौन सी एसेट पर लगता है? फिक्स्ड एसेट। किस पर लगता है? करंट पर लगता है क्या? नहीं, करंट पर नहीं लगता। अरे क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन ये है कि क्या मूल्यह्रास सारी फिक्स्ड एसेट पर लगता है क्या? सभी फिक्स्ड एसेट पर लगता है? कोई ऐसी एसेट है क्या जिस पर मूल्यह्रास ना लगता हो? तो मैं आपको बता दूं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर डेप्रीशिएशन लगता है और इनटेंजिबल पर जो डेप्रीशिएशन लगता है लेकिन उसे डेप्रीशिएशन नहीं बोलते, उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अपलिखितीकरण। जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, इनके मूल्य में भी समय के साथ क्या आती है, लेकिन उसको डेप्रीशिएशन ना बोल करके क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अपलिखितीकरण। और एक ऐसी टेंजिबल एसेट है जिस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता, उसका नाम है जमीन। क्या नाम है? उस पर डेप्रीशिएशन क्यों नहीं लगता? भाव बढ़ते टाइम के साथ। एक जमीन है,
वेरी गुड। एक जमीन है जिसके पास में शमशान घाट खुल गया, अब वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बताओ। चलो दूसरा ले लेते। जमीन है, उसके चिपक के रेल की पटड़ियां बिछ गई, वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? रेल की पटड़ी बगल में आ गई, वैल्यू बढ़ेगी या कम हो गई? क्यों? हाँ, रेल की पटड़ी से बढ़ेगी। कमाल कर दिया तुमने। मतलब चढ़ती चलती ट्रेन में चढ़ने की फैसिलिटी मिल जाएगी क्या? भाई साहब, जो रेल की पटड़ी के बगल में जिनके मकान है उनसे पूछना कभी जाके। ढंग से तो नींद नहीं आती और भूकंप का आभास होता है। अरे किसका आभास होता है? घर हिलता है पूरा, वाइब्रेट होता है, ट्रेन निकलती है जब, ऐसे ही क्या ट्रेन निकलना। और पौ रात को कभी भी बोल सकता है, नींद जाग जाती है। और ड्राइवर भी बदमाश है, उनके घर के आगे में जाता है पौ ठीक है। जमीन पर डेप्रिसिएशन इस कारण से नहीं लगता, इसका मूल्य बढ़ता है। जमीन पर डेप्रिसिएशन इस कारण से नहीं लगता क्योंकि मूल्यह्रास उन्हीं संपत्तियों पर लगता है जो 3 शर्तें पूरी करती है। पहली शर्त कि इसका उपयोग 1 से ज्यादा सालों तक हो। क्या बोला मैंने? सर जमीन का होता है। दूसरा, जिसका लाइफ सीमित हो। क्या बोला मैंने? और जमीन का लाइफ क्या होता है? इस कारण से नहीं लगता। जमीन कभी समाप्त, राजा राम नहीं है, राजा कृष्ण नहीं है, लेकिन अभी भी उनकी क्या पड़ी है? अयोध्या, मथुरा, वृंदावन। जमीन का ये हाल चाल। समझ में आई बात? और तीसरा, इसे खरीदने का उद्देश्य उत्पादन करना हो, सर्विस प्रदान करना हो, किराए पर देना हो, प्रशासनिक कार्य करना हो। बोलो कितने काम बोलो? पहला, प्रोडक्शन करना हो, सर्विस प्रोवाइड करना हो, किराए पर देना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन करना हो। जैसे पार्ले जी कंपनी ने मशीन खरीदी बिस्किट बनाने के लिए, उत्पादन। पार्ले जी कंपनी ने बिस्किट खरीदी, उत्पादन। जेनिथ इंस्टीट्यूट ने बोर्ड खरीदा, सर्विस। एसी खरीदा, सर्विस। जेनिथ इंस्टीट्यूट ने ऑफिस की टेबल खरीदी, एडमिनिस्ट्रेशन। अरे क्या बोला? या फिर जेनिथ इंस्टीट्यूट कोई बिल्डिंग खरीद ले और उसे किराए पे चढ़ा दे, इन पर डेप्रिसिएशन लगता है। वापस बेचने वाली संपत्ति पर डेप्रिसिएशन, जैसे केडिया वाला बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग बेचे, तो वो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन, कितनी शर्तें पूरी, उस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। जमीन पर क्यों नहीं लगता? लाइफ क्या है? कितनी शर्तें पूरी होनी चाहिए? पहली शर्त क्या? 1 से ज्यादा साल तक जीवन हो। दूसरी क्या? लाइफ सीमित हो। तीसरा क्या? उत्पादन में हो, सर्विस में हो, रेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो। नॉट परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। अरे क्लियर है? अच्छा ये बताओ, एक किराना का दुकानदार है, उसने ये बड़ा कैलकुलेटर खरीदा कि जो भी बिल बनेगा हिसाब किताब बना लूंगा। मुझे बताओ, ये बड़ा कैलकुलेटर का जीवन काल 1 से ज्यादा है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। है। बड़े वाले का तो है, छोटा नहीं, पौ वाला नहीं, बड़ा। सीमित है या असीमित है? लाइफ बेचने के लिए खरीदा है या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खरीदा? कितनी शर्तें पूरी हो गई? फिर भी इसे खर्चा माना जाता है
एसेट मान करके डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, कौन से कंसेप्ट के कारण? मटेरियलिटी के, किसके कारण? तो वापस से बताओ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? स्थायी संपत्ति के मूल्य में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। उसे बोलो, क्या बोला? एएस कौन सा है? फिक्स्ड एसेट का एएस कौन सा है? क्यों होती है ये कमी? उपयोग में लेने के कारण से, समय बीतने के कारण से, प्रचलन के कारण से, चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्या बोला मैंने? सर टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो जो चीज आज है वो आज से 5 साल बाद नहीं होगी। जैसे आप में से किसी के भी पास नंबर दबाने वाला फोन नहीं हो, जैसे कहते हैं कीपैड वाला, सबके पास कौन सा है? टच स्क्रीन वाला। अरे है या नहीं? अमेरिका में तो गूगल ग्लास आ चुके, चश्मे के अंदर ही मोबाइल है, जरूरत ही नहीं है मोबाइल। और ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल बाद मोबाइल भी नहीं होगा, चश्मा भी नहीं होगी, घड़ी भी नहीं होगी, सीधा बच्चे के जन्म के समय सिम फिट की जाएगी और माता पिता से पूछा जाएगा कौन सी वाली सिम लगाऊं, जियो या बीएसएनएल। कई माता पिता ऐसे होंगे वो बोलेंगे डबल सिम। कौन सी सिम? नहीं आप मजाक समझ रहे हो, बोलो नहीं आ जाए। 10 साल की बात की है भाई। पूरे सिम लगेगी दिमाग में? आपको लग रहा है ये तो आज से 20 साल पहले भी लोग बाग ऐसे हंसी उड़ा रहे थे कि कोई तार नहीं है और आदमी बातें कर लेगा एक इतने से टुकड़े से, किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन आज अचंबा करते हो क्या? मुझे बताओ कहां से कोई तार कनेक्ट है? लेकिन बात हो रही है कि नहीं हो रही? और पावर तो मिल ही जाएगी सिम को। पुराने जमाने में ऋषि मुनि दूसरे ऋषि मुनि से बातें करते थे कि नहीं करते थे, आंखें बंद करके? वो सिम थी उनके पास। नहीं, वोडाफोन की उस टाइम कौन सा फोन चलता होगा अपने को क्या मालूम। ये है तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या हो रही है? चेंज। आप इस पूरे कमरे में देख लो, बल्ब है क्या? नहीं। धीरे धीरे ट्यूबलाइट खत्म, क्या आ जाएगा? सीएफएल। सीएफएल क्यों भी खत्म करके क्या आ जाएगी? एलईडी। एलईडी से भी सुपर आएगी जिसमें वो प्रकाश और देगी और बिजली बना के और फेंकेगी। नई नई चीजें समझिए। सिम लगना 10 साल की बात, आप खुद देखोगे कि हमारे सर ने तो बोल दिया 10 ईयर में सिम लग जाएगी आदमी के दिमाग। फिर दिक्कत यह आएगी कि एग्जाम कैसे होंगे पटवारी और पुलिस की। नहीं, सिम ऑफ कहाँ से करवाइए? सिम कहाँ से ऑफ होगी? सिम ऑफ कहाँ से करवाओ? फिर तो टावर बंद करवाने पड़ेंगे जगह जगह। लगे यस, डेप्रीशिएशन। इसमें लिखेंगे स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेप्रीशिएशन कहते हैं। डिक्रीज in the value of fixed asset is called depreciation। अरे किसके मूल्य में कमी? स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन कहते हैं। समझ आ गया? इसके निम्न कारण है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके निम्न कारण। देयर आर फॉलोइंग रीजन।
निम्न कारण है, फॉलोइंग रीजन है। ए, बताओ पहला कारण क्या है? संपत्ति को प्रयोग लेने से होने वाली घिसावट व टूट फूट। संपत्ति को प्रयोग लेने से होने वाली घिसावट एवं टूट फूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? संपत्ति को प्रयोग लेने से होने वाली घिसावट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेयर एंड टीयर ड्यू टू यूज ऑफ एसेट। टूट फूट और घिसावट। दूसरा, दूसरा क्या कारण है? समय बीतने के कारण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? इफ्लक्स ऑफ टाइम। समय बीतने के कारण, इफ्लक्स ऑफ टाइम। तो सर ये क्या बात हुई? तो आप चाहो तो डेमो करके देख लो। एक मोटरसाइकिल खरीदो। अरे क्या खरीदो? और फिर उसे शोरूम से टेम्पू में रखकर घर ले आओ। टायर भी जमीन के मत अड़ने दो, और पहली मंजिल पर ताले में बांध के रख दो 1 साल तक कवर उड़ा के। और 1 साल बाद उतने ही रुपए में बेचने की कोशिश करो। बताओ वो बिक जाएगा? आपने तो काम ही नहीं लिया, फिर भी नहीं बिक पा रहा है। क्यों? टाइम बीतने के कारण भी मूल्य में क्या आती है? कमी। समझ गए? मोबाइल में तो सीधा आधा दाम होता है, क्योंकि वो प्रयोग में नहीं आई। अपने पास आते ही तो वो किस में आ जाती है? प्रयोग में। ये तो ट्रेडिशन में है। आप एक कार खरीदो, कार जैसे ही रोड के टच करेगी ना टायर, 5% डाउन टच करती, तुरंत कम होती है वैल्यू समय बीतने के कारण। लेकिन क्या होता है? शुरू में तेजी से होती है, और फिर 5-6 साल बाद धीरे धीरे कम होती है। शुरू में तो तेजी से कम होती है, लेकिन फिर 5-6 साल बाद वो कम कैसे होती है? धीरे 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 धीरे, जल्दी कम नहीं होती। फिर तीसरा कारण कौन सा है? अप्रचलन, ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी चेंज। ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी चेंज। कौन सी चीज चेंज? मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आपने तो नाम ही नहीं सुना हो। सुना है ना? एआई, चैट जीपीटी, सुना है? ऐसे ऐसे रोबोट तैयार हो चुके हैं जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, और हर एक काम वो कर देंगे जिसे मानव कर सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। कहानी लिख देंगे, गाने लिख देंगे, म्यूजिक बना देंगे, हर काम वो कर देंगे। भविष्य में ये होने वाला है, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होने वाला है। वर्तमान समय का सबसे बड़ा दुख है ये कि वर्तमान समय में लोगों के पास में इनपुट डेटा बहुत ज्यादा है। क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ा दुख है। पुराने समय में दुख ये था कि इनपुट डाटा था ही नहीं। और वर्तमान का क्या है? आप लोगों के भी फोन में देखो आप, तो एक ऑप्शन है डाउनलोड। कौन सा ऑप्शन? उसमें आपके पास में कम से कम 100 पीडीएफ पड़ी होगी पढ़ाई से रिलेटेड। अरे किससे रिलेटेड? फलाना जी के नोट्स, भीम के जी के नोट्स, पन्ना, हाय, किताब, हाय हाय। अरे है या नहीं? डेटा ज्यादा है या कम है?
अति ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये अतिरिक्त डेटा ही क्या क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन। प्रोसेस तो हो नहीं रहा, बस क्या मिला जा रहा है, इनपुट। ये आपका दिमाग एक चक्की की तरह है और उसमें गेहूं गेहूं भर के आप ठोके जा रहे हैं, कहां से निकलेगा, प्रोसेस ही नहीं होगा। जो एक है उस पर फेथ करो, विश्वास करो, मल्टीपल में मत भागो। और भागते हो तो पहले एक कर लो, उसके बाद दूसरा पकड़ो। कितने बता दिए मैंने कारण, तीन। पहला कारण क्या, दूसरा कारण क्या, तीसरा कारण क्या, एएस कौन सा है इसका, लिख लो, डेप्रीशिएशन एवं फिक्स्ड एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डेप्रीशिएशन एवं फिक्स्ड एसेट का एएस कौन सा है, 10। अरे कौन सा है, 10। बस, टोटल कितने हैं एएस, आपको कितने याद है, रेवेन्यू वाला, टेन फिक्स्ड एसेट और डेप्रीशिएशन का 26, AS1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो लिखवा देंगे, अलग से नोट्स दे देंगे। अगला पॉइंट लिखो बच्चों, डेप्रीशिएशन केवल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर लगता है। केवल, कौन सा वर्ड बोला मैंने, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर लगता है और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के मूल्य में होने वाली कमी को, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में होने वाली कमी को क्या वर्ड बताया था मैंने, अमोर्टाइजेशन, अपलिखितीकरण कहते हैं। अपलिखितीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। बताओ यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। एएस कौन सा बताया, AS10। डेप्रीशिएशन का एएस कौन सा है, स्थायी संपत्ति का एएस कौन सा है, 10। ओके, अगली चीज आप लिखेंगे, स्टार लगा के या पॉइंट लगा के, लेखांकन के अनुसार, अकाउंटिंग के अनुसार, लेखांकन के अनुसार, अकाउंटिंग के अनुसार, सुन लो पहले, लेखांकन के अनुसार डेप्रीशिएशन का मतलब है फिक्स्ड एसेट के मूल्य को इसकी लाइफ में बांटना। क्या बोला मैंने, ये किसके अनुसार डेफिनेशन है,
बाकी जनरल वाली तो मैंने लिखवा दी। अब मैं कौन सी वाली लिखवा रहा हूं? क्या है लेखांकन के अनुसार, अकाउंटिंग के अनुसार डेफिनेशन क्या है? फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को लाइफ में, भाई आपने ये बोर्ड खरीदा 3 लाख रुपए और ये 5 साल चले, कितने साल चले? तो क्या 1 साल में डालना सही है क्या? कितने साल में डालना चाहिए? 5 साल। इसे ही मूल्यह्रास कहते हैं, पी एंड एल में 5 साल में डालना। क्या लिखा आपने? अकाउंटिंग के अनुसार किसी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को, किसी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को उसके अनुमानित जीवन में, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में बांटना ही डेप्रिसिएशन है। अरे क्लियर है? अगली चीज मुझे बताओ, ये एक कैश एक्सपेंसेज है या नॉन कैश एक्सपेंसेज है? इसमें पैसा बाहर जाता है या नहीं जाता? अरे जाता है या नहीं जाता? पैसा बाहर नहीं जाता, लेकिन ये कॉस्ट का पार्ट होता है या नहीं होता है? होता है, यानी ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेज है। अरे कौन सा एक्सपेंसेज है? और पी एंड एल में रिकॉर्ड होता है। ये लाभ पर प्रभार है या लाभ का नियोजन है? प्रॉफिट पर चार्ज है या प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है? प्रॉफिट पर चार्ज है। प्रॉफिट पर क्या है और कौन सा है? नॉन कैश। और इसे पी एंड एल में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इसमें एक्चुअली में पैसे का प्रवाह नहीं होता। कौन से खर्चे की बात कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन। जैसे हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसकी भी चर्चा अपन करेंगे। मशीन खरीदना तो कैपिटल है, लेकिन मशीन का डेप्रिसिएशन रेवेन्यू। जैसे आपने एक ऑटो वाले को पकड़ा और उससे बोला कि रेलवे स्टेशन चलेगा क्या? जल्दी जाना था, मेन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थी। तो उसने कहा चलूंगा। आपने कहा कितने पैसे? उसने कहा 150 रुपए। कितने रुपए? 150। तो इस 150 रुपए के अंदर वो कौन कौन से पैसे ले रहा है? पेट्रोल के, डीजल के, और किसके ले रहा है? डेप्रीशिएशन के भी ले रहा है। अरे किस किस के ले रहा है? हाँ, कि जो मूल्य में कमी आ रही है उसके पैसे भी वो क्या कर रहा है? ले रहा है। अरे समझ में आई बात? क्योंकि उसका खर्चा लोगों वो केवल क्या लेता है? पेट्रोल का। और ज्यादा से ज्यादा कोई समझदार है तो रिपेयर का। किसी को कौन सा खर्चा नजर नहीं आता? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन एक कैश एक्सपेंसेज है या नॉन कैश एक्सपेंसेज है? ये पी एंड एल में प्रभार है या उसका अप्रोप्रिएशन है? इसको डाले बिना सही प्रॉफिट नहीं निकलता। इसको डाले बिना, और इसको घटाने के बाद बचे लाभ पर ही टैक्स लगाया जाता है। मतलब ये मत समझना ना कि टैक्स लगाने के लिए इसको घटा नहीं सकते। अरे इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे डेप्रीशिएशन। कहीं आप इमोशनल हो जाते हैं, सर पैसे तो गए ही नहीं, तो टैक्स लगाने के लिए क्या इस खर्चे को घटाएंगे क्या? अरे जब प्रभार है तो घटेगा। ये कर कटौती खर्चा है। मतलब कर निकालने के लिए जो आप लाभ निकालते हो, उस लाभ में से ये घटा है। अगला पॉइंट लिखो, यह नॉन कैश एक्सपेंसेज है। नॉन कैश एक्सपेंसेज है, कॉमा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
बोलो कौन कौन सा खर्चा बोला मैंने? नॉन कैश, और क्या बोला मैंने? रेवेन्यू, आयगत खर्चा है, कॉमा संस्था की तरलता में वृद्धि करता है, संस्था की लिक्विडिटी को बढ़ाता है। सर क्या बात कर रहे हो, लिक्विडिटी को कैसे बढ़ा दिया भाई? तो मुझे बताओ कैसे बढ़ा देता है लिक्विडिटी को? क्योंकि खर्चा तो रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन पैसे नहीं जा रहे, तो लिक्विडिटी तो बढ़ी बढ़ी ना भाई। क्या रिकॉर्ड हो गया और क्या नहीं गए, तो किसको बढ़ा रहा है? लिक्विडिटी। अरे क्लियर है, संस्था की लिक्विडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। कॉमा यह प्रॉफिट पर चार्ज है, लाभ पर प्रभार है, यह लाभ पर क्या है? चार्ज। अरे लिखा, अगली लाइन में लिखो, डेप्रीशिएशन की परिभाषा, डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन व इसकी दरें, दरें मतलब रेट, कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 2, रोमन में लिखना 2, हिंदी में बोलते हैं अनुसूची 2, में बताई गई है, में बताई गई है अरे लिखा क्या? तो बताओ ये कैश है या नॉन कैश है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, तरलता को कम करता है या बढ़ाता है? टैक्स निकालने के लिए इस खर्चे को घटाया जाता है कि नहीं घटाया जाता? लाभ पर प्रभार है या अप्रोप्रिएशन है? एएस कौन सा है? छह क्यों नहीं है? छह क्या हो गया? डिलीट हो गया, पहले था। अरे क्लियर है, सामान्य परिभाषा क्या है? मूल्य में कमी। लेखांकन के अनुसार परिभाषा क्या है? एसेट की कॉस्ट को, क्या बोला मैंने? एसेट की इसकी लाइफ में बात। अरे ओके है, अब लिखो अगली लाइन में, डेप्रीशिएशन के उद्देश्य, डेप्रीशिएशन के उद्देश्य सुन लो, एक तो है मेन ऑब्जेक्टिव, बाकी है अदर ऑब्जेक्टिव। एक तो क्या है, एक क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट ए फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। क्या बोला हिंदी में? संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु शोधन कोष की स्थापना करना। असल इंग्लिश वाला ही सही था। टू क्रिएट ए फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु कोष की स्थापना करना। वापस से बोलो, क्या बोला? एक बार और बोलो। प्रतिस्थापन हेतु क्रिएट ए फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। देखो, ऑटो वाले ने आपसे पैसे कितने लिए? आप गालियां देते हुए ऑटो में बैठे, फिर उससे पूछा, हे ऑटो वाले, ये ऑटो एवरेज क्या देता? उस ऑटो वाले ने कहा, डीजल से चलता है साहब, और डीजल 100 रुपए के आसपास है और 25 किलोमीटर चल जाता है। आपने हिसाब लगाया, 1 किलोमीटर का
₹4। 1 किलोमीटर का कितना? फिर आपने कहा हे ऑटो वाले, यहां से स्टेशन कितनी दूर है? तो उसने कहा साहब, स्टेशन जो है वो 3 किलोमीटर दूर है। कितना है? आपने कहा 1 किलोमीटर का खर्चा कितना? 4। 4 किलोमीटर, ₹4 पर किलोमीटर। और खर्चा, दूरी कितनी है? 3। 3 जाना और ज्यादा से ज्यादा 3, टोटल कितने हो गए? गुणा करो। इस ऑटो वाले के खर्चा कितना लगा? इसने मेरे से खींचे कितने? ये तो लुटेरा नंबर 1 है। अरे क्या है? फिर उस ऑटो वाले ने कहा भाई साहब आगे सुन। अब क्या सुनाना रह गया? सुनो तो सही। ये ऑटो 5 लाख का आता है। कितने लाख का आता है? तो आता है तो हम क्या करें? अब ये ऑटो 5 लाख का आता है और इसका जो जीवन काल है, क्या बोला मैंने? इसका जीवन काल है, एक बार मेरे कहने पर आप मान लो 40,000 किलोमीटर। कितना है? तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, उसके बाद ये कबाड़ हो जाए। अरे क्या हो जाता है? तो हर किलोमीटर पर ये कितने का घिस जाता है? ₹50 का थोड़ी, 50/4 करो, कितना हुआ? 12.5। अब तुमको यात्रा करवाने के चक्कर में ये कितने रुपए का घिस गया? 12.5 × 6, लगभग ₹80 का घिस गया। अरे कितने का घिस गया? तो ₹24 का डीजल, ₹80 का डेप्रीशिएशन, कितने हो गए? 104। और लगभग ₹16 रिपेयर के, कितने हो गए? 120। और आपसे मैं कितने रुपए ले रहा हूं? तो क्या गुना कर दिया क्या? ₹30 कमा। ये सुनते ही आपकी आंखों में क्या आ गए? और आपने ऑटो वाले को कितने दिए? 150 ही दिए। ज्यादा नहीं। ये है कहानी। तो जब ऑटो वाला घर पे जाता है, तो उसके घर वाले कहते हैं आज कितना कमाया? तो वो मात्र कितने रुपए बोलता है? ₹30। घर वाले कहते हैं हमसे झूठ बोलता है, इसकी जेब में तो 80 भी पड़े हैं, 16 भी पड़े हैं। वो कहता हाथ मत लगा, 80 और 16 थे, भूल के जी। ये 80 में भी बैंक में जमा कराने जा रहा हूं। अपने ही तो हुए? नहीं, अपने नहीं है। तो फिर जब जब ये चलता है तो मैं मूल्यह्रास के पैसे भी ग्राहक से लेकर के बैंक में जमा करा देता हूँ। और उससे क्या होगा कि जब ये 40,000 किलोमीटर चल जाएगा तो अपने पास कितने रुपए खड़े हो जाएंगे? और फिर नया टेम्पो आ जाएगा, जीवन चलता रहेगा। ऐसे होता, समझ में आइए? संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु कोष की स्थापना। जैसे क्या हुआ कि हमारे घर पर एक इलेक्ट्रीशियन आया, जिसने ये बोला कि ड्रिल करने वाला बुलाना पड़ेगा तब जाके ये कड़े से पंखा लग पाए। तो भाई साहब ड्रिल वाले को बुलाया। उसने घर 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 5 मिनट में 5 होल कर दिए, फर्स्ट क्लास। और कहा लाओ 500। हमारी माता जी भड़क गई। तो इसको 5 मिनट नहीं हुए, घर घर, ये कितने रुपए मांगता है? ईमान धर्म की तो बात कर। फिर मैंने ये चैप्टर उनको पढ़ाया। सवाल, मैंने कहा ये अपनी मजदूरी के नहीं मांग रहा है 500, तो फिर काहे के मांग रहा है? मैंने कहा ये मशीन जिससे इसने किया, इसका जीवन काल ये है, प्रत्येक होल में ये ₹70 की घिस गई। इसने तो ₹10 जो है वही जोड़े, वो है, इस कारण से ये बिट बिट लग गया, ये लग गया, तब जाता। अच्छा ऐसा। तो आपको क्या लगता है? घर 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 ले लिए 500, वो मशीन, उसका भी तो देखो, वो कहां से आएगी? आदमी न केवल लागत का पैसा लेता है बल्कि किसका लेता है? मूल्यह्रास। क्योंकि यदि लागत लागत के लेने लग गए तो फिर तो वो बर्बाद हो जाएगा। फिर वो जीवन काल खत्म होने के बाद क्या चल रहा है? खत्म। ठीक है।
तो सर फिर कई टेम्पो वाले सस्ते में क्यों ले जाते हैं? तो 100-150 में, तो दूसरा टेम्पो हमको 40 में ले गया, उसका कारण क्या? आपने तो गणित तो समझा दी। तो उसका कारण यह है कि वो टेम्पो जो 150 आपसे खींच के लेके गया, वो स्टेशन गया और वहां पर एक सवारी ऐसी मिली जिसको उसी के रास्ते में 3 किलोमीटर आना था। तो मुझे बताओ, उसने ऑलरेडी डेप्रीशिएशन के पैसे ले लिए कि नहीं ले लिए? पेट्रोल के पैसे ले लिए कि नहीं ले लिए? तो वो खाली जा रहा है, तो किसी को पटक लेने पे फायदा है कि नहीं? इस कारण से सस्ते में बैठा लेते। यदि आप खड़े टेम्पू से ट्राई करोगे तो हमेशा क्या बोलेगा? महंगा। और उसी दिशा में दौड़ता हुआ टेम्पू पकड़ोगे तो क्या पड़ेगा? देख लेना। तो सर ये आपने बढ़िया बताया, इसका मतलब खड़े टेम्पू पे नहीं जाना। अब कभी भी जाओ तो टेम्पू वाले से पूछो, भाई तू डेप्रिसिएशन क्या हमसे लेगा या ले चुका है? यदि वो ले चुका है और भी नहीं लिए तो मारे जाओगे। लिखो, मूल्यह्रास के उद्देश्य में तगड़ी गणित है बच्चों। मूल्यह्रास की ऐसे ही नहीं है, सुनने में लगता है मूल्य में कमी, बहुत सोच समझ के पैसे लगते हैं। जैसे तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फीस लिए 15,000 कई चीजों के, तुमको एक ही चीज नजर आती है, मास्टर का पैसा या नोट्स का पैसा, क्योंकि 50 खर्चे और होते हैं। इसका डेप्रिसिएशन, बिजली का बिल, एसी का खर्चा, ऐप का खर्चा, रेंट का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, सबका खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट वो होते हैं, गरीब मास्टर का ज्यादा नहीं होता, अन्य खर्चे ज्यादा होते हैं। ठीक। मुख्य उद्देश्य में लिखेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव में संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु शोधन कोष की स्थापना करना। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, शोधन कोष की स्थापना करना। टू क्रिएट ए फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। टू क्रिएट ए फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। बोलो क्या बोला मैंने? टू क्रिएट ए फंड फॉर, संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु किसकी स्थापना करना? फंड। तो सर ये फंड कैसे बन गया? अरे खर्चा धनाधन लिखे जा रहे हो, पैसा जा नहीं रहा है तो फंड ही बन रहा है। खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है और पैसा नहीं जा रहा है, तो वास्तव में जो लाभ शो हो रहा है उसकी तुलना में कैश तो ज्यादा है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है। फिर लिखोगे अदर ऑब्जेक्टिव, अन्य उद्देश्य। सर अदर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये सिंपल सिंपल है, जैसे सही लाभ सही हानि ज्ञात करना, सही लाभ सही हानि ज्ञात करना, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना, सही लाभ सही हानि ज्ञात करना। अरे क्लियर है? दूसरा अदर ऑब्जेक्टिव है सही आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन प्रस्तुत करना, सही आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन प्रस्तुत करना। तो सर इससे आर्थिक स्थिति से इसका क्या लेना देना? तो मुझे बताओ, यदि आप गलत संपत्ति की वैल्यू बताओगे तो गलत आर्थिक स्थिति आएगी कि नहीं आएगी? रात दिन संपत्ति को काम ले रहे हो,
और आज भी उसी मूल्य पर बता रहे हो जिस पे आपने उसे खरीदा था। बताओ बैलेंस शीट सही पिक्चर प्रस्तुत करेगी क्या? नहीं। तीसरा, सही उत्पादन की लागत बताना, करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना। सही उत्पादन की लागत बताना, करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना। तो सर ये क्या चीज है? तो आप बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में गए, तो बिस्किट बनाने वाला न केवल आटे का, शक्कर का, तेल का, मजदूरी का पैसा लेता है, बल्कि वो संपत्तियों के मूल्यह्रास का भी पैसा लेता है। अरे किस किस का पैसा लेता है? आटे, शक्कर, तेल, मजदूरी, बिजली, इसके अलावा और किसका पैसा लेता है? डेप्रीशिएशन का। अरे ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वो 5 छेद करने वाला 500 ले गया, तो 100 रुपए तो उसने तेल के जोड़े अपने। अरे मोटरसाइकिल से आया, तेल जला कि नहीं जला? आया और गया, 100 रुपए उसके। 100 रुपए का उसका बिट खराब हो गया, उसके ड्रिल करने में बिट लगता है। इसके अलावा उसकी मशीन का डेप्रीशिएशन लग गया, उसके। कमाया कितना? 200 रुपए। इतना तो लेगा, इतना तो लेगा। क्लियर है? बहुत सोच समझ के किया जाता है ये, ऐसे ही नहीं अल्टप्पे में। अल्टप्पे में नहीं होता। और चौथा है वैधानिक अनुशीलन, स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस। वैधानिक अनुशीलन, स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस का सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कानून कहता है कि डेप्रीशिएशन लगा वरना तेरी खैर नहीं। तेरी खैर नहीं बिना डेप्रीशिएशन लगाए। तो यह है स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस। वैधानिक अनुशीलन, आपको डेप्रीशिएशन लगाना ही पड़ेगा। नहीं, लगाना ही पड़ेगा। अरे खूब जाते हैं अपनी आर्थिक स्थिति बढ़िया दिखाने के लिए। जिसको लोन लेना हो और वो पहले ही डूबा मरा पड़ा हो, तो वो कह रहा है डेप्रीशिएशन नहीं लगाऊंगा तो ठीक ठाक दिख जाएगी स्थिति। इनकम टैक्स की तो बचाव करता है डेप्रीशिएशन। विंडो ड्रेसिंग में ऐसा है कि आप अपने फटीचर स्कूटर को भी पूरे मूल्य पर बताना चाहो, जो स्टार्ट नहीं होता, पहले कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके धक्का लगवाना पड़ता है, उसको भी बता रहे हो पूरे मूल्य पर। अरे समझ गए क्या? इसके अलावा खूब सारे उद्देश्य, लेकिन मेन ये उद्देश्य। अरे क्लियर है? तो मेन उद्देश्य क्या है? संपत्ति के रिप्लेसमेंट हेतु कोष की स्थापना करना। हाँ वही शोधन कोष। क्योंकि यदि आप डेप्रीशिएशन नहीं लगाओगे तो आप कोष ही नहीं बना पाओगे। आपका फंड भाई शुरू शुरू में तो ऑटो वाले को, बस वाले को अच्छा लगेगा, क्या फर्क पड़ता है, 4 रुपए का तेल लग रहा है, 20 रुपए ले लिए तो भी कितने कमाए? 16। वो तो ये देखेगा। लेकिन जो समझदार है वो कहेगा घिसा जो उसका उसका क्या होगा? फिर कहां से आएंगे? समझ में आई बात? तभी तो ऑटो वाले ज्यादा पैसा मांगते हैं, ई रिक्शा वाले कम पैसा मांगते हैं। कौन? क्यों? क्योंकि खर्चा नहीं है। क्या नहीं है? खर्चे के नाम पर है क्या? बिजली, मोटर और बैटरी। इसके अलावा टायर फायर तो ही, तो बिजली में जंपर डाल के चार्ज कर लेते हैं। बैटरी है, वो 5 साल तक चलेगी आराम से। तो आप देखो, आप चारों तरफ क्या हो चुके हैं, पूरे जयपुर में मधुमक्खी की तरह हो गए। पत्थर उठा के मारो तो ई रिक्शा पे पड़ेगा। कितने हो गए? क्यों? खर्चा ही नहीं है ही नहीं। 3 4 चीजें जोड़ी और ये ई रिक्शा तैयार। रिपेयर मेंटेनेंस कुछ होता नहीं, या तो बैटरी बदलेगी या मोटर खराब हो गई।
भाई इसमें ऑयल ऑयल का लफड़ा थोड़ी है जैसे कार में इनमें होता है, ऑयल कूलेंट फूलेंट ये वो है ही नहीं इसमें, सीधा मोटर और बर्र ये भाग जाए। नेक्स्ट लिखेंगे, बस बस बस। अगला पॉइंट, डेप्रीशिएशन निम्न शर्तें पूरी करने वाली एसेट पर लगता है। डेप्रीशिएशन निम्न शर्तें पूरी करने वाली एसेट पर लगता है। नंबर 1, यूजफुल लाइफ, जीवन काल, जीवन काल 1 साल से ज्यादा हो। यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, जीवन काल 1 साल से क्या हो जा। यदि लाइफ 1 साल की है तो काई की डेप्रीशिएशन उठा के डाल पी एंडल में। अरे फिर डेप्रीशिएशन लगाएंगे या पी एंडल में डालेंगे? पी एंडल, फिर काई का डेप्रीशिएशन। दूसरा, जीवन काल सीमित हो, लिमिटेड हो। जीवन काल सीमित हो, लिमिटेड हो। ब्रैकेट में लिखो, चूंकि जमीन का जीवन काल, चूंकि इसका जीवन काल, लैंड, सिंस लैंड की यूजफुल लाइफ, जमीन का यूजफुल लाइफ असीमित, अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, अतः इस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगाया जाता। अतः इस पर क्या नहीं लगाया जाता? डेप्रीशिएशन नहीं लगाया जाता। बोलो क्या नहीं लगता इस पर? इस पर लैंड, क्यों नहीं लगता? अनलिमिटेड। और ये किस पर लगता है? केवल लिमिटेड। नंबर 3, इसे प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कॉमा सर्विस प्रोवाइडिंग, सेवा प्रदान करने में, कॉमा रेंट आउट, किराए देने में, किराया देने में या एडमिनिस्ट्रेशन में काम लिया जाता, या प्रशासनिक कार्य में, एडमिनिस्ट्रेशन में काम लिया जाता। एडमिनिस्ट्रेशन में काम लिया जाता हो और इसे खरीदने का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, इसे खरीदने का उद्देश्य क्या बोलूंगा? वापस बेचना ना हो। इसे खरीदने का ऑब्जेक्टिव रीसेल, वापस बेचना ना हो। वापस बेचना ना हो। तो आप मुझे बताइए,
आप मोटरसाइकिल पर डेप्रिसिएशन लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाएंगे। लेकिन मोटरसाइकिल शोरूम वाला 1 साल तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी फिर भी डेप्रिसिएशन लगाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका खरीदने का उद्देश्य वापस बेचना है। अरे क्लियर है? आप तो लगाओगे, वो नहीं लगाएगा। आप सोफे पर डेप्रिसिएशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाएंगे। लेकिन फर्नीचर विक्रेता सोफों पर, स्टॉक पर अपने डेप्रिसिएशन लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। तो ध्यान रखना, ये शर्तें पूरी करने वाली फिक्स्ड एसेट पर ही क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। बताओ यहां तक समझ में आता है? वापस बेचना, वापस बेचना मतलब रीसेल। जैसे मैंने आपको बताया कि जूली फर्नीचर, बताओ जूली फर्नीचर किसमें डील कर रही है? फर्नीचर। इसने सोफा खरीदा और पूरे साल भर नहीं बिका, बताओ क्या इस सोफे पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि इसको उद्देश्य क्या है? बेचने का। उपयोग लेना मेन नहीं है। आप भी मोटरसाइकिल को माथे पे उठा के ले आओ और उपयोग मत लो तो भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य उसे बेचना नहीं था। मेन देखा जाता है उद्देश्य। अरे क्लियर है? स्टार लगा के लिखो नीचे। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किताब, उपरोक्त सारी शर्तें पूरी करती है। उपरोक्त सारी शर्तें पूरी करती है। अबव मेंशन सारी शर्तें पूरी करती है, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। फिर भी डेप्रिसिएशन, क्या बोला मैंने? नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यहां सारता की अवधारणा के कारण, बोलो कौन सी अवधारणा? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के कारण इन्हें पी&एल खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के कारण, कौन से कॉन्सेप्ट के कारण? मटेरियलिटी, इंग्लिश में मटेरियलिटी, हिंदी में सारता के कारण लाभ हानि खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। बताओ समझ में आ गया क्या? एस कौन सा है? दरें कहां बताई गई है? अनुसूची 2। कंपनी एक्ट की कौन सी धारा? कंपनी एक्ट कौन सा वाला? 2013। यहां तक पढ़ना, कल क्वेश्चंस देखेंगे। लेके भी आना अपने किए हुए, निशान लगे हुए देखूंगा मैं।